एक महिला दारोगा रात को गहरी नींद में सोई हुई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को असहज महसूस किया। उसने जैसे ही अपने शरीर पर हाथ लगाया तो वो एकदम से चौंक गई, क्योंकि वो पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। पलंग पर पड़ी हुई वो लेटी हुई, वो हैरान परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसकी निगाहें कमरे में रखे टीवी पर पड़ी। टीवी पर चल रहे वीडियो को देखकर उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर उसका एक वीडियो चल रहा था जिसमें वो पूरी तरह से नग्न थी और किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ संबंध बना रही थी। उसकी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। जब दारोगा ने उस व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस रहस्यमयी और चमकाने वाली स्थिति ने उसे गहरी सोच में डाल दिया। अब उसे समझना था कि रात की घटनाएं और वीडियो के पीछे कौन था और क्यों। दोस्तों, कौन था वो व्यक्ति और क्या हुआ था उस महिला दारोगा के साथ। आज की कहानी एक दिल को दहला देने वाली और मन को झकझोर देने वाली एक सत्य घटना की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कहानी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल पर आपको देश और दुनिया की केवल सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनने को मिलती हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। उत्तर प्रदेश का एक शहर है लखनऊ, और लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला दारोगा जिसका नाम होता है कविता उपाध्याय। पिछले 2 सालों से वो पुलिस मुख्यालय में ही अपनी नौकरी कर रही थी। कविता के परिवार में उसका पति और 7 साल का एक बेटा था। पति जो था वो ग्राम सेवक के पद पर सरकारी नौकरी में लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर तैनात था, और इसलिए वो अपने बेटे के साथ वहीं पर रहा करता था। और महिला जो थी कविता उपाध्याय, जो दारोगा थी, वो पुलिस मुख्यालय लखनऊ में ही रहा करती थी। उसे वहां पर सरकारी क्वार्टर अलॉट कर दिया गया था। ये बात है 20 जनवरी 2016 की, जब पुलिस स्टेशन में वायरलेस पर एक संदेश आता है और एक जगह पर हुड़दंग की खबर आती है। तुरंत पुलिस दल मुख्यालय से रवाना होता है और उसमें जो कविता उपाध्याय होती है वो भी मौजूद थी। और वहां जाने के बाद स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ता है, और लाठीचार्ज के दौरान कई लोग उसमें घायल भी हो जाते हैं। जब उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा जाता है तो उसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मामला मीडिया में जब पहुंचता है, मामला इतना बड़ा हो जाता है कि जो पुलिस वाले उस वक्त उस हुड़दंग की घटना को वहां पर संभालने के लिए गए थे, वहां पर ड्यूटी पर जो गए थे, उन लोगों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और उसमें कविता उपाध्याय भी शामिल थी, जिसे लाइन हाजिर कर जवाब मांगा गया था। और लाइन हाजिर होने के बाद इन सभी पर इंक्वायरी बैठती है। और इंक्वायरी बैठती है तो ये जो होती है कविता, ये काफी डर सी जाती है। इसे सस्पेंड होने का, अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है। और उसी की मदद मांगने के लिए जिस थाने में ये तैनात थी, उसी थाने के जो इंचार्ज होते हैं, थाना SHO, उनके पास जाती है, जिनका नाम था प्रदीप यादव। प्रदीप यादव से जब जाकर के ये मदद मांगती हैं तो प्रदीप यादव उसे आश्वासन देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी नौकरी पर कोई आंच मैं आने नहीं दूंगा। यहां बताने वाली बात यह है कि कविता उपाध्याय पुलिस की नौकरी में आ तो गई थी, वो दारोगा बन तो गई थी, लेकिन वो देखने में काफी सुंदर थी। उसका शरीर भी काफी आकर्षक था। उसे कोई भी देखने के बाद ये नहीं कह सकता था कि ऐसी लड़की भी पुलिस की नौकरी में हो सकती है। ऐसी लड़कियां तो मॉडलिंग करती हैं, फैशन के सेक्टर में जाती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाती हैं। इस प्रकार से वो देखने में इतनी सुंदर थी। और उसे देखकर जो थाना इंचार्ज होता है प्रदीप यादव, उसका भी मन मचल जाता है और वो उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाने की सोचता है। 3 फरवरी 2016 की वो शाम होती है। प्रदीप यादव कविता उपाध्याय को फोन लगाता है और फोन पर कविता से कहता है कि तुम्हारे केस के सिलसिले में तुमसे कुछ डिस्कशन करना है, तुमसे बात कर रही है, क्या तुम मेरे क्वार्टर पर आ सकती हो।
कविता कहती है जी सर, इस वक्त? तो उससे कहता है कि हाँ, आधे घंटे के अंदर तुम पहुंच जाओ। अब कविता जो होती है फॉलो करती है, क्योंकि सवाल उसकी नौकरी का भी था, उसी के मतलब का काम था। कविता जो है प्रदीप यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है, और जब वो प्रदीप यादव के क्वार्टर पर जाके पहुंचती है, दरवाजा नॉक करती है, तो अंदर से आवाज आती है दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। कविता अंदर जाती है तो क्या देखती है, प्रदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठकर शराब पी रहा होता है। उसके सामने मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे, कुछ नमकीन वगैरह भी रखा हुआ था। उसका पैक ऑलरेडी भरा हुआ था, वो शराब पी रहा था। ये सब देखकर कविता थोड़ी सी असहज सी हो जाती है, लेकिन प्रदीप जो होता है वो कविता से कहता है कि अरे फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, यहां मैं तुम्हारा साहब नहीं हूं, तुम्हारा बॉस नहीं। वो सब ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में, आओ बी फ्रैंक, यहां आके बैठो। कविता आकर प्रदीप के बाजू में सोफे पर आकर के बैठ जाती है और कहती है हाँ सर, के ये कैसे याद किया आपने, कैसे बुलाना हुआ। प्रदीप इस पर कहता है कि देखो, तुम्हारी नौकरी के सिलसिले में ही तुम्हें बुलाया है, मैंने ऊपर तुम्हारे लिए बात कर ली है और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पर कोई आंच नहीं आएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित रहेगी। इस पर जो कविता होती है वो उसे थैंक्स कहती है। तो तब तक प्रदीप दूसरे गिलास में भी शराब डाल चुका था, और डालने के बाद कविता की तरफ सरका देता है गिलास और पैग लेने का आग्रह करता है। कविता अपने बॉस से थोड़ा हिचकिचा रही थी, थोड़ा संकोच कर रही थी, वो मना करती है, लेकिन प्रदीप उस पर प्रेशर डालता है। उसे पता था कि पुलिस महकमे में काफी लोग शराब पीते ही हैं। वो कविता पर भी जोर डालता है और कविता पैग लेने के लिए मजबूर हो जाती है। कविता जब एक पैग ले लेती है, पीते हुए दोनों की बातचीत होती है। प्रदीप उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है, पूछता है परिवार में कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं। और कविता भी जब उससे पूछती है तो बताता है कि मेरा परिवार भी कानपुर में रहता है, यहां पर मैं अकेला ही रहता हूं। इस प्रकार से बातों का दौर शुरू होता है, और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। अब तक कविता ने 3 पैग शराब के पी चुकी थी, और 3 पैग शराब पीने के बाद कविता अच्छे खासे नशे में आ चुकी थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर प्रदीप अपनी जगह से उठता है और कविता के करीब जाकर के बैठ जाता है। कविता थोड़ी सी सकुचा जाती है। प्रदीप और आगे बढ़ता है, उसके कंधों पर हाथ रखता है, सहलाने लगता है। कविता को कुछ समझ नहीं आता कि कैसे रिस्पॉन्स करे, प्रदीप को कैसे मना करे, क्योंकि वो तो मजबूरी में भी फंसी हुई थी, और शराब का जो नशा था वो उस पर चढ़ चुका था, और पति से वो दूर रहा करती थी तो उसके भी कदम हल्के हल्के से बहकने लगे थे। उस पर भी खुमारी सी छाने लगी थी, और फिर भी वो प्रदीप को रोकने की कोशिश करती है, प्रदीप को मना करने की कोशिश करती है। लेकिन प्रदीप जो है उस पर प्रेशर बनाते चला जाता है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। कहता है कि कविता कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, या तुम्हारे और मेरे अलावा है ही कौन, जो होगा हम दोनों के बीच ही होगा, और तुम घबराओ मत, एक बार की ही तो बात है, जो भी होता है हो जाने दो। ना जाने कैसे कविता भी कन्विंस हो जाती है और उसकी बातों में आ जाती है। उसके बाद एक एक पैग और शराब का दौर चलता है, और उसके बाद प्रदीप यादव जो होता है कविता को गोद में उठाए हुए बेडरूम में आता है, और वो लगातार उसके गालों को चूम रहा था, और कविता अपने चेहरे को इधर उधर कर रही थी। कमरे में आने के बाद उसने कविता को वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल लेने को कहा, जहां पर उसने पहले से ही एक पारदर्शी गाउन रखा हुआ था। अब कविता वॉशरूम से वही गाउन पहनकर बाहर आ जाती है। प्रदीप ने कविता का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लेता। प्रदीप ने कविता का चेहरा ऊपर किया और उसके होंठ चूमने लगा। कविता ने भी अपनी दोनों बाहें प्रदीप के गले में डाल दी थी और उसका साथ देने लगी थी। दोनों एक दूसरे के होंठ चूम रहे थे, चूंकि कविता नशे में चूर थी और उसकी भी अपनी जिस्मानी जरूरत तो थी, तो वो भी बहकती जा रही थी, और प्रदीप इसी बात का फायदा उठाने से चूकना नहीं चाहता था। अब तक प्रदीप के दोनों हाथ कविता की कमर पर आ चुके थे, और धीरे धीरे वो रजनी का गाउन ऊपर उठा रहा था।
इसके साथ साथ दोनों बुरी तरह से एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे। जल्दी ही प्रदीप ने कविता के गाउन को निकाल दिया और अब दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे को चूम रहे थे और सहला रहे थे। अब प्रदीप ने मौका पाकर कविता को बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया और खुद भी नग्न अवस्था में आ गया। उसके बाद उस कमरे में वासना का ऐसा तूफान उठा कि दोनों उसमें खो गए। प्रदीप ने रात भर कविता के जिस्म के साथ जैसे भी उसका दिल किया वैसे ही उसने अपनी यह हवस पूरी की। उसका तब तक जमकर मजा लिया जब तक उसका दिल नहीं भरा। कविता भी उस समय भरपूर नशे में थी और वो भरपूर खुल करके प्रदीप का साथ तो दे रही थी, लेकिन वो इस वक्त होश में नहीं थी। और सारी रात ये भावनाओं का, ये वासना का दौर इसी प्रकार चलता है। उसके बाद दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। और सुबह जब कविता की आंख खुलती है तो अपने आप को उस बेड पर पाती है और जब खुद को देखती है तो शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। वो याद करने की कोशिश करती है कि कल क्या हुआ। एक एक कर हल्की हल्की बातें उसके दिमाग में आनी शुरू होती हैं कि मैं यहां आई थी, फिर ये हुआ। लेकिन अब उसे इतना पछतावा खुद पर हो रहा था कि उसने ये क्या कर डाला। अगर वो अपने होशोहवास में होती तो ये कतई ना करती। उसे ये कुछ करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन कविता को असली झटका तो अब लगने वाला था, क्योंकि कविता जब पलट के देखती है तो वॉल पर लगी हुई एलईडी में एक वीडियो चल रहा होता है। और उस वीडियो को जब वो देखती है तो देख करके दंग रह जाती है। उस वीडियो में खुद कविता ही नजर आ रही थी और कविता अब उस वीडियो में ये देख सकती थी कि उसके साथ रात को क्या क्या हुआ। क्योंकि उस कमरे में रात को जो कुछ भी हुआ कविता खुद को उस वीडियो में निर्वस्त्र देख पा रही थी और यह भी देख पा रही थी कि उसके साथ उसी का बॉस प्रदीप यादव थानेदार क्या कर रहा है, वो संबंध बना रहा है। पूरा लाइव वीडियो उसने उसमें कैप्चर कर लिया था और इस वक्त वो टीवी में चल रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और प्रदीप अंदर आता है। कविता आश्चर्यचकित नजरों से प्रदीप को देखती है। प्रदीप उसे देखकर स्माइल करता है। वो पूछती है, सर ये सब क्या है? एक तो आपने कल रात को मेरे साथ इतना गलत किया जब मैं होश में नहीं थी, आपने मेरा फायदा उठा लिया, ऊपर से आपने मेरा वीडियो भी बनाया और उस वक्त इसको आप टीवी में चला करके रखें। प्रदीप कहता है, जस्ट कूल यार, टेंशन क्यों लेती हो? ये तो बस मैंने इसलिए बना लिया, जब मेरा मन करेगा देख लिया करूंगा। और जब तुम सो रही थी तो मैं वही हमारी वीडियो देख करके एंजॉय कर रहा था कि रात में जो हमने किया वो टीवी पर देखने में कैसा नजर आता। कविता को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो वो उसका बॉस था, ऊपर से उसकी नौकरी इस वक्त खतरे में थी और इस वक्त उसका वीडियो भी बन चुका था जो कि इस वक्त प्रदीप यादव के फोन में मौजूद था। कविता वहां से निकल करके चली जाती है और अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ तो प्रदीप यादव लगातार कविता का शोषण करने लगा। वो बार बार उसे अपने क्वार्टर में, अपने कमरे पे बुलाता, ना चाहते हुए भी कविता को मजबूरन आना पड़ता और वो हर 1-2 दिन में, अब मतलब कि महीने में 18-20 दिन कविता जो होती है वो अपनी रातें प्रदीप यादव के क्वार्टर पर बिताने लगी थी और प्रदीप यादव जम करके उसका शोषण कर रहा था, जम करके उसे भोग रहा था, उसका आनंद प्राप्त कर रहा था। एक रात जब कविता प्रदीप की बाहों में होती है और प्रदीप यादव उसके साथ संबंध बना रहा होता है, तब वो कविता से कहता है कि कविता, मैंने ऊपर के अधिकारी से तुम्हारे बारे में बात कर ली है, वो तुम्हारी फाइल क्लियर करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है और वो डिमांड अगर तुम पूरी कर देती हो तो तुम जिस टेंशन से गुजर रही हो, जो टेंशन तुमको खाए जा रही है तुम्हारी नौकरी की, उस पर से सारा खतरा हट जाएगा। जब कविता कहती है कि सर कितने पैसे देने होंगे, तो प्रदीप हंसता है और कहता है कि पैसे तुम्हें देने की क्या जरूरत है कविता, तुम्हारे पास तो ऐसा अनमोल खजाना है कि लोग खुद तुम्हें पैसे देंगे इस काम के लिए। कविता कहती है, सर मैं कुछ समझी नहीं। इस पर प्रदीप कहता है, तुम्हें वही सब करना है उन साहब के साथ भी जो हम दोनों इस वक्त यहां पर कर रहे हैं, जो तुम मेरे साथ करती हो। बस तुम्हें साहब को भी बस एक बार खुश कर देना है।
और उसके बाद तुम्हारा काम हो गया समझो। कविता इस बात पर काफी गुस्से में आ जाती है। इस पर प्रदीप भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ज्यादा नाटक मत कर, तुझ जैसियों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। प्यार से समझा रहा हूं, मान जा, इसमें तेरा ही फायदा है। और चुपचाप कल शाम को 8 बजे फलाने फलाने साहब के बंगले पर पहुंच जाना। अगर नहीं गई तो समझ लेना परसों तेरा सस्पेंशन लेटर तेरे टेबल पर होगा। कविता बुरी तरह से इसके चंगुल में फंस चुकी थी और मजबूरन कविता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके बिस्तर में बितानी पड़ती। और अब यह सिलसिला जो बना था, कभी इस अधिकारी के कभी उस अधिकारी के, इस प्रकार से प्रदीप यादव ने 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कविता को सोने के लिए मजबूर किया। और इतना सब कुछ करने के बाद भी एक दिन वो आता है जिस दिन कविता का सस्पेंशन लेटर कविता के टेबल पर मौजूद था। कविता उस सस्पेंशन लेटर को देखने के बाद सत्ते में आ जाती है। उसे एकदम से झटका लगता है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद, अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने के बाद, एक नहीं, दो नहीं, 4 से 5 अधिकारियों के बिस्तर गर्म करने के बावजूद भी आखिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ था और कार्रवाई के तहत उसको सस्पेंड कर दिया गया था। वो गुस्से से पागल हो जाती है और वो सस्पेंशन ऑर्डर को लेकर प्रदीप के पास पहुंचती है, प्रदीप यादव के कैबिन में, और वहां जाकर उसके टेबल पर वो सस्पेंशन लेटर फेंक कर उस पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसका चुकर के थाने में जो मौजूद अन्य लोग होते हैं वो भी चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो कविता जाकर अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, अपने से ऊपर थानेदार पर इस प्रकार से चिल्ला रही है। सब लोग जमा हो जाते हैं, कान लगा के सुनने की कोशिश करने लगते हैं। कविता जोर जोर से चिल्ला करके प्रदीप से कह रही होती है कि तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया, तुमने मेरा फायदा उठाया, तुमने मेरा शारीरिक शोषण किया, इतना ही नहीं और वरिष्ठ अधिकारियों से भी करवाया, और उसके बावजूद भी मैं सस्पेंड हो गई। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, मैं डीजीपी साहब के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी और उन वरिष्ठ अधिकारियों की भी सबकी कंप्लेंट करूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है और मेरा शोषण किया है। अब प्रदीप यादव भी उस पर चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है कि हाँ जा, तुझे जो करना है कर ले, तेरे पास सबूत ही क्या है, उल्टा तेरे खिलाफ मेरे पास सबूत है, और तू सोच ले अगर तूने ऐसा कुछ किया तो तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। याद है ना वो वीडियो, अब भी मेरे पास मौजूद है। कविता खिसियाती हुई, पैर पटकती हुई तेजी से प्रदीप को देख लेने की धमकी देती हुई वहां से निकल जाती है। अब थाने में सभी लोगों को यह सब कुछ पता चल चुका था कि कविता के और थानेदार प्रदीप यादव के बीच क्या चल रहा है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। बातों से और लड़ाई झगड़े से समझ आ गया था। सब एक दूसरे से कानाफूसी से अपने पति के पास गांव चली जाती है और कविता के जाने के 2 दिन बाद ही प्रदीप यादव जो होता है वो भी छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए अपने गांव चले जाता है। कविता को गए अभी 5 ही दिन गुजरे थे कि एक व्यक्ति आके पहुंचता है थाने में और वहां पर आके कविता के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। जब वो वहां पर बैठे हुए एक सिपाही के पास जाता है और पूछता है कि मैं कविता जी से मिलना चाहता हूं, कविता उपाध्याय, उनका क्वार्टर कौन सा है और वो इस वक्त ड्यूटी पर कहां पर है। तो वो सिपाही जो होता है आश्चर्य से उसकी ओर देखता है और उससे पूछता है कि आप कौन है भाई साहब। तब वो कहता है जी मैं उनका पति संजय उपाध्याय हूं और कविता से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो पा रही, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए मजबूरी में मुझे यहां तक आना पड़ा उसका पता करने के लिए। इस पर सिपाही बुरी तरह चौंक जाता है और वो उससे कहता है कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि कविता मैडम तो पिछले हफ्ते ही सस्पेंड हो चुकी है। कविता मैडम को सस्पेंड हुए तो 5 दिन बीत चुके हैं और 4 दिन पहले ही वो यहां से ये कहकर गई हैं कि वो आप ही के पास जा रही हैं। लेकिन उसका जो पति होता है कहता है कि मेरे पास तो आई नहीं और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मामला चौंका देने वाला था, बात चिंता की थी। अगर कविता संजय के पास नहीं गई तो कविता आखिर गई कहां।
प्रदीप यादव भी इस वक्त छुट्टी पर था और दूसरा इंचार्ज जो इस वक्त थाने का चार्ज संभाल रहा था जाके संजय उपाध्याय उनसे मिलता और उनसे मिलके अपनी सारी बात बताता है। वो जो इंचार्ज थे जिनका नाम था धीरेन्द्र कुलकर्णी, वो संजय से कहते हैं कि आप तुरंत थाने में एक FIR लिखवाइए। हम कविता का फोन सर्विलांस पे डालते हैं और पता करते हैं कि मामला क्या है। अब FIR दर्ज होती है और पुलिस तफ्तीश में लगती है। कविता का फोन सर्विलांस पर डाला जाता है और सर्विलांस पर डालने के बाद कविता का जो लास्ट लोकेशन दिखा रहा था वो कानपुर देहात का दिखा रहा था। और वहां पर एक लोकेशन पर पहुंचने के बाद जहां कविता का फोन बंद हो गया था, पुलिस का एक दल वहां पर जाके पहुंचता है, लेकिन वहां पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस वापस लखनऊ लौट के आती है। 2 दिनों के बाद एक सरोवर से पुलिस को एक महिला की बॉडी प्राप्त होती है और उस बॉडी की शिनाख्त के लिए जब संजय को बुलाया जाता है तो संजय उसकी शिनाख्त कर लेता है। वो कविता उपाध्याय ही थी, वो कविता उपाध्याय का ही मृत शरीर था। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि कविता यहां पहुंची कैसे, जबकि फोन के हिसाब से कविता का लास्ट लोकेशन कानपुर देहात दिखा रहा है और कानपुर देहात से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर यह सरोवर था जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस अब अपनी तफ्तीश में आगे बढ़ती है और कविता उपाध्याय के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं और कॉल डिटेल से जब उसका CDR जब निकाला जाता है तो उसके फोन पर लास्ट कॉल एक PCO से आया था और उस PCO की जब शिनाख्त की जाती है तो वो PCO कानपुर देहात का ही था। कानपुर देहात के PCO पर जब पुलिस जाके पहुंचती है तो PCO पर तो अनेकों लोग आते हैं और वहां से कॉल करके जाते हैं। वहां से पुलिस को किसी भी व्यक्ति का सुराग तो नहीं मिलता। इधर संजय उपाध्याय परेशान था कि उसकी बीवी वहां उस जगह सरोवर तक गई तो कैसे गई, क्या उसने आत्महत्या करी, तो क्यों करी। ऐसे अनगिनत सवाल उसके मन में उठ रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे, क्योंकि पुलिस इस केस को आत्महत्या के ही एंगल से देख रही थी। लेकिन जब बार बार संजय थाने आता था तो इस बारे में, इस कार्रवाई के बारे में जानने के लिए, पूछने के लिए, तो वहां पर एक महिला सिपाही होती है और वो महिला सिपाही संजय से कहती है कि मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, आप जरा बाहर आइए। और बाहर ले जाने के बाद संजय से कहते कि देखिए, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं उसे ध्यान से सुनिए, लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम कहीं बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो यहीं पर रहकर नौकरी करनी है और हो सकता है शायद मेरी जानकारी से आपको कोई हेल्प मिल जाए। और जब संजय उसे आश्वासन देता है कि आपका नाम बीच में नहीं आएगा, तब वो महिला उससे कहती है कि देखिए, मुझे शक है कि कविता ने आत्महत्या नहीं की, कविता का मर्डर हुआ है। ये सुनकर संजय चौंक जाता है। वो कहता है कि ये आप क्या कह रही हैं। तब वो महिला जो होती है वो जैसे वो सारा वाकया सुनाती है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटा था, जब कविता प्रदीप यादव के चैम्बर में गई थी और वहां जब दोनों की बहस हुई और लड़ाई हुई थी। उस सारी बात को वो संजय को बताती है। अब संजय के भी दिमाग की घंटी बजती है। वो भी सोच रहा होता है कि जरूर कुछ ना कुछ कविता के साथ गलत हुआ है और ये जो भी कुछ हुआ है उसमें प्रदीप यादव का कहीं ना कहीं हाथ है। अब संजय वो जाकर सीधा थाने में प्रदीप यादव के विरुद्ध FIR लिखवाना चाहता है कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और उस हत्या के पीछे प्रदीप यादव है। लेकिन प्रदीप यादव खुद एक थानेदार था, उसका रौब था, उसकी ऊपर तक पकड़ थी। पुलिस उसके और जब संजय को समझ आ गया कि इतनी आसानी से FIR दर्ज नहीं होगी, क्योंकि वो भी एक सरकारी कर्मचारी था, सब कानूनी दांव-पेच वो भी अच्छे से जानता था। वो मीडिया में जाता है और मीडिया में जब ये मामला जाता है, मामले को तूल पकड़ता देख वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं तुरंत FIR दर्ज करने का आदेश देते हैं और FIR दर्ज भी की जाती है और छानबीन शुरू होती है। और छानबीन शुरू होने के बाद उस PCO के आसपास की CCTV फुटेज जुटाने की कोशिश करते हैं।
जहां से कविता को लास्ट कॉल की गई थी। और जब एक घर के बाहर की ओर एक कैमरा लगा हुआ था, उसकी सीसीटीवी फुटेज जब निकलकर सामने आती है तो धीरेन्द्र कुलकर्णी साहब भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उस फुटेज में प्रदीप यादव साफ साफ नजर आ रहा था। प्रदीप के उस पीसीओ में जाकर के फोन करने के समय और कविता के फोन पर आए लास्ट कॉल का जब टाइम मैच किया जाता है, तो ये वही समय था जिस समय कैमरे में जो टाइम दिख रहा था और जिस समय सुनीता के फोन पर लास्ट कॉल आया था। दोनों का टाइम मैच हो रहा था। अब पुलिस की सुई पूरी तरीके से प्रदीप यादव पर घूम जाती है। प्रदीप यादव इस वक्त गांव में था। पुलिस का एक दल तुरंत रवाना होता है और प्रदीप यादव को अरेस्ट करके थाने में लाया जाता है। और थाने में लाने के बाद प्रदीप यादव से जब पूछताछ की जाती है, उसे आरोपी बनाया जाता है। पहले तो वो पुलिस को बहुत घुमाने की कोशिश करता है। अब चूंकि वो खुद भी एक पुलिस वाला था, उसे सब कुछ पता था, लेकिन पुलिस के आगे वो भी नहीं टिक पाता और टूट जाता है। और जब वो जो कहानी बताता है वो कुछ इस प्रकार से निकल करके सामने आती है कि कविता ने जाने के 2 दिन के बाद प्रदीप यादव ये बताया था कि मैं हूं और मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब तुम सोच लो, अगर मुझे ये नौकरी वापस नहीं मिली तो मैं तुम्हें इतने बुरे तरीके से फंसाऊंगी और तुम्हारे साथ उन 4-5 अधिकारियों को भी मैं लपेटे में लूंगी और तुम जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। ये बात सुनकर के प्रदीप यादव जो होता है वो सत्ते में आ जाता है। अब वो तुरंत गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है और कविता से प्यार से बात करने लगता है और कहता है कि कविता, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और अगर तुम चाहती हो तुमसे शादी भी करने के लिए तैयार हो। कहो, क्या तुम अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो? इस पर कविता कहती है, मुझे फालतू के झांसे में लाने की कोशिश मत करो साहब, मुझे बस मेरी नौकरी वापस चाहिए, बाकी मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। और अगले दिन प्रदीप यादव फिर से कविता को फोन करता है और फोन करने के बाद कानपुर देहात के उस इलाके में कविता को वो बुलाता है और कहता है कि हमें यहीं से एक जगह पर चलना है और वहां पर ही सारे इस काम की सेटिंग होगी। वहां पर कुछ रुपए भी देने हैं और रुपए की तुम टेंशन मत लो, वो रुपए मैं दूंगा, लेकिन वहां तुम्हारे सिग्नेचर की आवश्यकता होगी, तुम्हारी फोटो की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम्हारा साथ चलना जरूरी है। इस बार कविता उसकी बातों में आ जाती है और बात उस जगह पर जा पहुंचती है। और वहां पहुंचने के बाद प्रदीप यादव जो है वो इतना शातिर होता है कि कविता के फोन पर लास्ट कॉल जो है मेरे फोन से ना दिखे, इसलिए वो एक पीसीओ पर जाकर के फोन करता है और पीसीओ से फोन करके उसे बताता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, मेरा फोन ऑफ हो गया है, इसलिए मैं किसी और फोन से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम फलानी फलानी जगह पर आ जाओ। और उसके बाद वो कार लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां से कविता को पिक करता है और कविता को लेकर जा पहुंचता है उस सरोवर के किनारे पर। और वहां पर कार में ही जानबूझ करके कविता के साथ वो बहस करने लगता है और बहस के दौरान लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वहीं कार में ही वो गला दबा करके कविता की करता है और उसके बाद वो कविता को उस सरोवर में फेंक देता है और वहां से लौट आता है। प्रदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है। उसे आरोपी बनाकर न्यायालय में के सामने पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, अभी तक कविता को न्याय नहीं मिला है। बस हम न्यायालय से यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द कविता को न्याय मिले और ऐसा न्याय मिले कि ऐसे दरिंदे ऐसा गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर दिन ही एक कड़ा कदम प्रदीप यादव के खिलाफ उठाया होता, जब पहली बार उसने उसके साथ दरिंदगी की थी, तभी उसने अगर उसकी शिकायत की होती, उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की होती, तो शायद आज कविता को अपनी जान ना गंवानी पड़ती, उन 4 से 5 अधिकारियों के बिस्तर गर्म ना करने पड़ते
और आज वो जिंदा होती, अपने परिवार के साथ होती। उस बच्चे को माँ के प्यार से महरूम नहीं होना पड़ता, जो इस वक्त मात्र 7 साल का है। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जल्द हाजिर होता हूं एक और कहानी लेकर। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। जिंदगी जिंदाबाद।